हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, बिकॉज आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझसे कई बार मैसेजेस कर करके अलग अलग लोगों ने पूछा, साथ में यूट्यूब पे भी कई लोगों के कमेंट्स आए कि भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गायब हो। क्योंकि देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो इतना लंबा गैप आई थिंक मैंने काफ़ी लंबे टाइम से इस चैनल पर नहीं लिया। ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन यानी कि पूरा वीक हो गया और कोई भी वीडियो इस चैनल पर नहीं आया। रीज़न साफ है गाइस, वही जो हवा चल रही है, मौसम बदल रहा है, वायरल फीवर मुझे भी हो गया था, कुछ भी नहीं कर पाया, वर्कआउट नहीं कर पाया, वीडियोस नहीं कर पाया, जॉब नहीं कर पाया, कुछ भी मैं इस तरह से नहीं कर पा रहा था। तो अभी भी मैं पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं हूँ, बट अपडेट्स कुछ इतनी बड़ी आ गई थी। प्लस आप लोग जिस तरह से अपनी सपोर्ट दिखा रहे थे मुझे हर जगह रीच आउट कर करके मेरी तबीयत के बारे में पूछ के, तो मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो एनीवेज अब रिकवरी तो हो जाएगी, आप लोग बस दुआओं में याद रखना। उसके साथ अगर मैं चलूँ फर्स्ट अपडेट पे गाइस, तो क्रिस बमस्टेड के रिटायरमेंट के बाद में अगर कोई उससे बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है गाइस, तो वो ये है कि हैनी रैमबोर्ड, यस, हैनी ने भी अनाउंस कर दिया है अपना रिटायरमेंट और अब वो किसी एलीट एथलीट को ट्रेन नहीं करेंगे आने वाले टाइम में। यस गाइस, बहुत सारी चीज़ें अब देखो हमें पता लगने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। पर अगर पहले हम हैनी की बात करें गाइस, तो हैनी ने अपने इस यूट्यूब पेज पर वीडियो डाल के हमें साथ में बताया कि भाई बहुत लंबे टाइम से, आई थिंक ही इज़ अबाउट टू बी 50, उन्होंने इस बारे में बात करी कि 5th डेकेड में वो अपनी एंटर कर चुके हैं और साथ में बहुत लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। इट्स बीन मोर लाइक 15-17 ईयर्स जब से वो ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद गाइस इन चीज़ों ने उन पर एक टोल लिया है, ही इज़ फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड। और साथ में गाइस अब वो अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर और साथ में अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहते हैं। तो इस स्पोर्ट ने इनको बहुत सारा कुछ दिया, जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। इन्होंने इस बारे में पूरी बात करी, बहुत ज़्यादा अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाई, अपना थैंकफुलनेस दिखाया और साथ में इस बारे में बात करी कि हाँ, स्पोर्ट ने मुझे बहुत कुछ दिया लेकिन साथ में मेरा टाइम भी लिया जो मैं अपनी फैमिली के साथ अब स्पेंड करना चाहता हूँ। और देखते ही देखते मेरा बेटा 12 साल का होने वाला है और मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा इस चीज़ के लिए कि मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, बिकॉज एज ही इज़ गोइंग टू बी अ टीनेजर, उसके बाद उनके फ्रेंड्स वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। प्लस वहाँ का कल्चर आपको पता है गाइस कैसे फैमिली से सेपरेट होकर रहने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम ये इसी बारे में बात करना है कि भाई मुझे अब अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना है, मुझे वो मोमेंट्स मिस नहीं करनी जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मिस करी है। बिकॉज बीइंग अ टॉप लेवल कोच, जिस तरह से मैं ट्रेन कर रहा था और जिस तरह के एथलीट्स को ट्रेन कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल थिंग थी मेरे लिए। और अब आई थिंक मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ पर पहुँच मैं सोच सकता हूँ या मान सकता हूँ कि भाई ये चीज़ मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ मैंने अचीव कर लिया है। और अब आई थिंक मेरी प्रायोरिटी एक दूसरी चीज़ है उम्र के इस पड़ाव पर। साथ में इन्होंने इस वीडियो के बाद में गाइस एक पोस्ट भी डाला और यहाँ पर ये यही बताते हैं कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो मेरे लिए वो लोग जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिस तरह के ये लोग सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करते हैं इवन आफ्टर बीइंग द टॉप लेवल कोच ऑफ द ओलंपिया। और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों को ओ करता हूँ, अपने फैंस को ओ करता हूँ कि पिछले 30 सालों से गाइस मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट में इन्वॉल्व रहा हूँ। अब इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरी नहीं रहेगी। अब इस उम्र के पड़ाव पे, इस 5th डेकेड में मेरे पास टाइम था कुछ चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए मेरे लिए क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और मेरा बेटा इस वक्त 12 साल का होने वाला है गाइस, एंड आई ट्रूली वांट टू बी मोर इन्वॉल्व इन हिज एक्टिविटीज़ एंड डेली लाइफ। यानी कि जो उनका बेटा अब करना चाहता है, यानी कि वो सॉकर वगैरह, फुटबॉल वगैरह में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो वहाँ पर ये कोचिंग वगैरह में उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। और यही चीज़ इन्होंने अपने वाइफ के बारे में बोली कि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करी और अब मेरा यही फोकस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको दे पाऊँ और जो मेमोरीज, जो मोमेंट्स मैं मिस कर चुका हूँ उनको मैं आगे जाकर मिस ना करूं। तो गाइस अब पता नहीं बॉडी बिल्डिंग कैसी रहेगी। देखो क्रिस बमस्टेड के जाने के बाद ही बहुत सारे लोगों की इंटरेस्ट चली गई है, मेरी भी ऐसी मतलब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है बॉडी बिल्डिंग से। और पता नहीं मैं ये काम भी कब तक करूँगा वीडियोस वगैरह बनाने का, क्योंकि अब देखो उस तरह से बॉडी बिल्डिंग नहीं रही है, ये बात पक्की है। प्लस दूसरी चीज़, अब हैनी ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इसके बाद देखो कौन से कोच के पास ये सारे एथलीट्स जाएंगे। क्रिस बमस्टेड का हमें पता है गाइस, देखो प्राग प्रो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट शो। इनफैक्ट अगर वो जीत भी जाते हैं तब मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ओलंपिया में वो कम्पीट करेंगे, या फिर करेंगे भी अगर तो वहाँ पर हैनी उनको ट्रेन नहीं करेंगे, ये तो पक्का है। लेकिन इसके बाद गाइस हार्डी और डेरेक ये इनके पास जाते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ना रास्ते खुल जाते हैं। साथ में ये बहुत ज़्यादा देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि भाई किस कोच को ये हायर करते हैं, बिकॉज ये दोनों ही बहुत स्पेशल एथलीट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट रहती है। देखो हार्डी के साथ क्या सीन है आप जानते हो, हार्डी के साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है ही, साथ में हियरिंग प्रॉब्लम भी है। और इसीलिए हैनी उनको एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ ब्रदर
ट्रेन कर पाते थे, समझ पाते थे, उस तरह का फोकस हार्डी के साथ, और हार्डी इस तरह का ट्रस्ट। अब किसी और कोच पे क्या कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे, और कौन से वो कोच होंगे, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। साथ में गाइस डेरेक के साथ और भी ज़्यादा बड़ी परेशानी आ जाती है, बिकॉज डेरेक को हम जानते हैं, जब तक डेरेक ने हैनी के साथ वर्क करना स्टार्ट नहीं करा था गाइस, उनके लिए प्रॉब्लम्स वही थी, कंडीशनिंग का इशू हमेशा से था, और वो टाइटल नहीं जीत पाए थे। ये मैं 212 डिवीजन के टाइटल की बात कर रहा हूँ गाइस। इट्स ओनली व्हेन ही स्टार्टेड टू वर्क विथ हैनी रैमबोर्ड, तब जाके उन्होंने टाइटल जीता। वही चीज़ उनको आगे लेके गई, और हैनी की ही छत्र छाया में इन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल भी जीता, एक बार रनर अप रहे, एक बार टाइटल जीता, और लास्ट ईयर 3rd प्लेस पर एंड अप करें। तो यही सारी चीज़ें गाइस डेरेक के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बिकॉज देखो हार्डी फिर भी इज़ अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस एथलीट, जबकि डेरेक के साथ ये इशू जो हमने कंडीशनिंग वाला देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही हैं। प्लस जिस तरह से उन्होंने बिहेव करा, जिस तरह से ही रिस्पॉन्डेड आफ्टर लूजिंग द टाइटल दिस ईयर, उससे एक चीज़ पता लगी कि मेंटली डेरेक नीड्स अ लॉट ऑफ फोकस, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की उनको रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल का उनको फोकस चाहिए, ताकि वो आगे जाकर उस लेवल पे दोबारा से compete करके खुद को उस तरह से प्रूव कर सकें। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइस डेरेक के लिए मुसीबतें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। बट देखो देखते हैं कौन से कोच को हायर करते हैं, बिकॉज ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट कोच गाइस। यस, मतलब बेस्ट एथलीट्स को ट्रेन करना, 24-25 टाइटल्स इन्होंने अपने एथलीट्स को जितवाए हैं। इनकी कोचिंग के अंडर 24 से 25 टाइटल्स हैं, और ऐसा बहुत सारे कोचेज नहीं कह सकते गाइस। आई थिंक ही इज़, आई बिलीव ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट कोच हमने अभी तक जो देखे हैं, और इसीलिए इनकी जगह तो देखो कोई फिल नहीं कर सकता उस तरीके से। एब्सोल्युटली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हैनी रैमबोर्ड के शूज़ को आप उस तरह से फिल कर पाओ, लेकिन अब कोई ना कोई दूसरे कोच को तो भरना ही पड़ेगा, बिकॉज इस साल गाइस हमने एक और बहुत ज़बरदस्त कोच, दुनिया के अब तक के बॉडी बिल्डिंग के बेस्ट कोच को लूज कर दिया है। अब ये कोच नहीं करेंगे। हाँ, एक एस्पेक्ट देखो ये भी निकल के आ रहा है, बिकॉज हार्डी देखो इज़ नॉट जस्ट एन एथलीट, हार्डी एक इनके फ्रेंड की तरह है, इनके एक फैमिली मेम्बर की तरह है। तो इसलिए हो सकता है कि हार्डी को सिर्फ ये ट्रेन कर दें एज अ फैमिली मेम्बर, लेकिन इस बारे में भी अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है गाइस। र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं, बातें निकल के आ रही हैं, पर्शियन न्यूज़ चैनल पर इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि हो सकता है एज अ फैमिली मेम्बर ही ट्रेन्स हार्डी। बट अभी तक कुछ सच बोला नहीं जा सकता इस बारे में पक्की तौर पे, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया इस बारे में पूरी तरीके से। होने वाले टाइम में देखो ये चीज़ पता लगेगी, लेकिन अभी के लिए यही है गाइस कि कोई न्यू कोच को ऐसे ही निकलना पड़ेगा। स्टेफन किन्जो हैं, पैट्रिक टूर हैं, माइलोस हैं, क्रिस अजीतो हैं। देखो इसके बाद कौन से उभरते हैं। मैट जॉनसन ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं ट्रेनिंग से, अब हैनी ने भी ले लिया, और साथ में क्रिस बमस्टेड का तो हमें पता ही है गाइस ये लास्ट मिस्टर ओलंपिया होगा। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ना अजीब सी हो गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा बॉडी बिल्डिंग कहाँ जा रही है। चीज़ें एक्साइटिंग तो हैं, ये तो पक्की बात है, मज़ा आ रहा है जानने में, न्यूज़ को अपडेट्स मिल रही हैं बिल्कुल ही अलग अलग, बट साथ में जो चीज़ें हम लूज़ करते जा रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंस हमको आने वाले टाइम में हल्के हल्के पता लगती रहेगी गाइस। अभी इतना बड़ा रियलाइजेशन हमें नहीं होगा कि व्हाट वी आर मिसिंग आउट ऑन, व्हाट वी आर लूजिंग, बट आने वाले टाइम में सच में ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हिट करने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब हम क्रिस बमस्टेड को नहीं देखेंगे स्टेज पर तो वो चीज़ पता लगी। और जिस तरह से हैनी ट्रेन करते हैं ना हार्डी और डेरेक को, वो चीज़ भी अब वैसी नहीं लगेगी। और साथ में गाइस ये भी हो सकता है कि हार्डी भी आने वाले टाइम में रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। मुझे नहीं लग रहा वो ज़्यादा टाइम वो भी कम्पीट करेंगे, बिकॉज हार्डी और हानी दोनों एक साथ लिए जाने वाले नाम हैं। अगर ये दोनों एक साथ नहीं होंगे तो उस तरह से मुझे नहीं लग रहा कि हार्डी के पास भी वो मोटिवेशन अब रहने वाली है लंबे टाइम तक, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से वो भी ट्रेन करते आ रहे हैं, कम्पीट करते आ रहे हैं, और अब मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ओलंपिया बनने का उनका दोबारा से एक चांस लग सकता है। एनीवेज इसके बाद चलिए नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है क्रिस बमस्टेड की। और क्रिस बमस्टेड के बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं इस शो को, प्राग प्रो को, क्रिस बमस्टेड की परफॉर्मेंस को, कि भाई ओपन डिवीजन में वो कम्पीट करेंगे, जीत जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1000 बार बोल चुका हूँ, 1001वीं बार अब बोल रहा हूँ कि ही इज़ डूइंग इट जस्ट फॉर फन गाइस। वो सिर्फ इस चीज़ को फन के लिए कर रहे हैं, अपने फैंस के लिए कर रहे हैं। उनका ये पर्पज़ नहीं है कि मैं जीत के क्वालिफाई कर जाऊँ और मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करूँ ओपन डिवीजन में। सो मुझे नहीं पता गाइस लोग इतना ज़्यादा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्वालिफिकेशन के लिए ऐसी चीज़ें करना है वगैरह वगैरह। लेट्स बी एक्साइटेड, हम सबको एक्साइटेड होना चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम एक फुलर, एक बिगर, एक डेंसर क्रिस बमस्टेड को देखेंगे। और इस चीज़ पर हमें स्ट्रेस नहीं करना चाहिए कहाँ पर ये प्लेस करेंगे, सेकंड पर प्लेस करेंगे, थर्ड पर प्लेस करेंगे, जहाँ भी प्लेस करें, व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस इज़ व्हाट वी ऑलवेज वांटेड टू विटनेस, क्रिस बमस्टेड को ओपन डिवीजन के स्टेज पर देखना। क्योंकि गाइस ऑनेस्टली रिसेंट कुछ अपडेट्स जो मैं क्रिस बमस्टेड की देख रहा हूँ, अब देखो ये अपडेट थी, इस अपडेट को कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर करा और बोल रहे थे कि क्रिस इज़ लुकिंग रियली बिग, मैसिव लग रहे हैं, ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा गाइस। क्रिस बिल्कुल यहाँ पर मुझे वैसे ही दिखाई दिए जैसे कि 4-5 वीक्स आउट के पॉइंट पर ही अपने क्लासिक डिवीजन
डिवीजन के स्टेज पर चढ़ने से पहले दिखते हैं। यस गाइस, इसके बाद कट डाउन करते हैं, थोड़ा सा और श्रिंक डाउन होते हैं, उसके बाद क्रिस क्लासिक के स्टेज के लिए रेडी होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि थोड़ी बहुत फुलनेस गेन है, लेकिन उतना ज़्यादा साइज वगैरह नहीं गेंड है। और वो गेन भी कैसे होगा गाइस, 4-5 वीक्स का डिफरेंस है मिस्टर ओलंपिया से प्राग प्रो के बीच में। 4-5 वीक्स में आप कितनी ही मसल मास ऐड कर लोगे? आप रीबाउंड फेज पे भी जाके इतनी ज़्यादा मसल मास ऐड नहीं कर सकते। और वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मुझे इतना ज़्यादा मैसिव डिफरेंस नहीं दिख रहा, इतनी ज़्यादा मसल मास कैरी करते हुए यहाँ पर क्रिस बम्स्टेड नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल मैं ये मान लूँ कि हाँ भाई बिल्कुल ओपन डिवीजन में बहुत ज़बरदस्त कंपेटिटिव ये लगने लग जाएंगे। और यहाँ पर जबकि इसके बाद भी गाइस लोग देखो क्रिस को सब पसंद करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और क्रिस का फैन होने में कोई बुराई नहीं है, मैं खुद एक फैन हूँ। लेकिन हम लोगों को लॉजिकली भी सोचना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि क्रिस मार्टिन को बीट कर देंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। अब देखो ये चीज़ अभी भी पॉसिबल है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में जब पॉलिटिक्स अपना रोल प्ले करे। यस गाइस, अगर पॉलिटिक्स अपना रोल प्ले करेगी और ऑफिशियल्स देखना चाहेंगे क्रिस बम्स्टेड को ओपन डिवीजन के स्टेज पर और उनको उस चीज़ से हाइप मिलेगी, उस चीज़ से उनको एक ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर गाइस लॉजिकली हम इस बारे में सोचें तो राफेल बैंडो देखो, राफेल बैंडो 2 इंच स्मॉलर है क्रिस बम्स्टेड से, क्रिस बम्स्टेड से 2 इंच लंबे हैं, ठीक है। उसके बाद भी राफेल होल्ड करते हैं 15 से 20 पाउंड ज़्यादा मसल मास क्रिस बम्स्टेड से। उसके बाद भी राफेल को बोला जाता है कि भाई आप साइज़ लैग करते हो, आपको साइज़ ऐड करना है। अब राफेल कहाँ से लाइंस लैग करते हैं, कहाँ से क्लासिक फ्रेम लैग करते हैं? कहीं से भी नहीं करते, राइट। उसके बाद भी अगर उनको ऐसा बोला जाता है कि भाई आपको साइज़ और भी रिक्वायर्ड है, तो आप समझते हो 2 इंच उनसे जो बड़े हैं क्रिस बम्स्टेड और जो कि 20 पाउंड 15 पाउंड से कम साइज़ होल्ड करते हैं, उनको बोला जाएगा कि आप जीत जाओगे। आप इस तरह से इस चीज़ को सोच के देखो। इट इज़ नॉट क्लासिक डिवीजन गाइस, इट इज़ नॉट क्लासिक डिवीजन, इट इज़ ओपन डिवीजन। और यहाँ पर क्रिस माना फुलर लगेंगे, ही इज़ गोइंग टू लुक एक्सट्रीमली फुलर फॉर श्योर, बट स्टिल गाइस ये सिर्फ 4 से 5 हफ्ते का गैप है और इसके अंदर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ मसल मास मुझे नहीं लग रहा इनके पास ऐड करने का स्कोप भी था, या फिर ये समझते भी थे कि मैं वो करूँगा। और इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी क्लियर भी करा है। ये तो फैंस का प्यार है, फैंस का फेवरेटिज्म है, जो इस तरह से सोच रहा है कि भाई क्रिस इस तरह से आएंगे, वो बिल्कुल हरा देंगे। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हम सबको होना चाहिए। बट अगर ओपन डिवीजन को ओपन डिवीजन की तरह जज करा जाता है ना, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी जो आप लोग सोच रहे हो कि क्रिस बम्स्टेड यहाँ पर जीत जाएंगे ना। अगर क्रिस बम्स्टेड जीतते हैं गाइस, और आप में से कुछ लोग वापस आते हो कमेंट सेक्शन में कि भाई हमने तो बोला था क्रिस बम्स्टेड जीतेंगे, आप ही बोल रहे थे क्रिस बम्स्टेड नहीं जीत सकते वगैरह वगैरह, तो भाई एक चीज़ समझ लो, मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर रहा हूँ कि अनलेस एंड अनटिल पॉलिटिक्स अपना रोल प्ले नहीं करती, क्रिस बम्स्टेड नहीं जीत सकते। और साथ में गाइस ओपन डिवीजन की तरह अगर जज करा जाएगा तब क्रिस बम्स्टेड नहीं जीतेंगे। बाकी करने को तो देखो जजेस कुछ भी कर सकते हैं, हाइप चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, और ज़्यादा अच्छे से सीट्स फिल करनी है, प्लस जिस तरह की देखो एक हाइप क्रिएट हो जाएगी ना मिस्टर ओलंपिया के लिए, अगर ओपन डिवीजन में कंपीट करते हैं ओपन डिवीजन में ओलंपिया के स्टेज पर, तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए कुछ भी करा जा सकता है। बट लॉजिकली ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। प्लस देखो उसने ना एक स्टोरी डाली थी, उसके अंदर उसने बोला था कि भाई व्हाट इफ, इस अपडेट को डालते हुए। अब देखो उसके बारे में हम जानते हैं गाइस, जब भी ऑफ सीजन के अंदर होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मैसिव हो जाते हैं, बहुत ही बल्कि हो जाते हैं। आई थिंक 4-5 वीक से पीरियड में अगर हम कंपेयर करें तो उर्स भाई बहुत ही स्पीड से रिबाउंड फेज में मसल मास पैक ऑन करते हैं, बहुत ज़्यादा बिगर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फुलर हो जाते हैं। तो इसलिए लग रहा था कि उर्स भी यहाँ पे कम्पीट करेंगे। इन्होंने टीज़ भी करा कि व्हाट इफ, क्या पता मैं कम्पीट करूँ, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। बिकॉज देखो एक तो उर्स अब क्लासिक 3 डिवीजन के चैंपियन बनने के भी दावेदार बन सकते हैं, टॉप 3 आ चुके हैं। अब लास्ट में माइक के साथ उनकी बैटल होती हुई देखेंगे अगर ऑन पेपर हम देखें तो। प्लस अगर इस चीज़ को भी हम डिसरिगार्ड कर दें, इस बारे में भी नहीं सोचें बिकॉज कुछ भी हो सकता है, तो एक दूसरा एस्पेक्ट ये है इसकी जो लिस्ट आउट हुई है प्राग प्रो की, उसमें उसका नाम नहीं है। अगर नाम होता तो हम इस बारे में बिलीव करते, अब कोई नाम इसमें ऐड नहीं होगा, जो नाम है सिर्फ वही कंपीट करेंगे। और गाइस एक नाम इसमें बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिला, जो कि आंद्रिया प्रेस्टी का। यस गाइस, आंद्रिया प्रेस्टी इज कंपीटिंग इन प्राग प्रो। अब ये चीज़ देखने में बहुत मज़ा आएगा बिकॉज आंद्रिया प्रेस्टी इज़ रियली मैसिव गाइस, ही इज़ अ फ्रीक, बहुत ही ज़्यादा वाइडर साइड पे हैं, बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी करते हैं, हमेशा कंडीशन आते हैं गाइस। तो एक टॉप 3 की बैटल में आंद्रे प्रेस्टी भी रहने वाले हैं। शॉन क्लेड आई थिंक और ज़्यादा नीचे की तरफ खिसक जाएंगे, लेकिन ये चीज़ देखने में बहुत मज़ा आने वाला है आंद्रिया को सच में स्टेज पर देखने में। साथ में राफेल बैंडो, आई डोंट नो मैन क्यों कम्पीट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमने देखो काफ़ी लंबे टाइम से देखा है राफेल और क्रिस का कंपैरिजन होता ही रहा है कि राफेल बिल्कुल क्रिस जैसे हैं, क्रिस बिल्कुल राफेल जैसे हैं। अगर राफेल थोड़ा सा मसल मास लूज करके क्लासिक 3 डिवीजन में कम्पीट करें तो हो सकता है क्रिस को बैटल कर सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक बोली गई है। अब राफेल ने भी कम्पीट भी करा रिसेंटली रोमानिया प्रो के अंदर, और वहाँ पर ये शो जीत भी गए हैं। तो अगर जीत गए हैं, ऑलरेडी इन शेप में है, 1 वीक का डिफरेंस है, तो भाई आप क्यों कम्पीट नहीं कर रहे हैं? आपको कम्पीट करना चाहिए। आपको सोचो किस तरह का एक्सपोजर मिलेगा क्रिस के नेक्स्ट खड़े होके।
और कितना ज़्यादा मज़ेदार ये शो और ज़्यादा हो जाएगा। भाई मुझे समझ नहीं आता इसका रीज़न, क्योंकि बार बार कंपैरिजन होता रहा है। तो अब इस चीज़ को अगर आप एक्चुअल में दिखा सकते हो लोगों को, अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर सकते हो, अपने शेप को प्रूव कर सकते हो, तो भाई आपको करना चाहिए था। प्लस शो एक्साइटेड होता वो तो अलग ही बात थी, लेकिन हाँ ये कम्पीट नहीं कर रहा है। एनीवेज अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट गाइस, तो वो है मार्टिन की। एंड मार्टिन मैन, ही इज़ लुकिंग डाइस टू द बोन। यस, अब देखो यहाँ पर काफ़ी लोगों को ना इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेंगे, बिगर नहीं लगेंगे, फूलर नहीं लगेंगे या फिर श्रेडिड नहीं लगेंगे। तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। मार्टिन फिट्जवाटर के बारे में एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इसकी, ही इज़ समवन जो स्टेज पर 10x बेटर लगते हैं अपनी अपडेट्स से ज़्यादा। यस, अपनी अपडेट्स में इतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगते, इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगते, बट स्टेज पर ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रेजेंस इनकी लगती है और 10 टाइम्स बेटर लगते हैं अपने वर्जन से। इतने ज़्यादा इंप्रूव वहाँ पे दिखाई देते हैं जब ये टैंड होते हैं और जब ये बिल्कुल पीक्ड होते हैं। एक अलग ही मार्टिन हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी यही देखने को मिलेगा। प्लस मार्टिन के बारे में आप जानते हो ना, लास्ट ईयर याद है आर्नो क्लासिक के टाइम पे इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी थी कि भाई यहाँ मैं कम्पीट करना चाहता हूँ। इनको इनवाइट तक नहीं दिया था, इनको मना कर दिया था, इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था कि भाई नहीं, आप यहाँ कम्पीट नहीं कर सकते। उसके बाद वापसी देखो, मुंह बंद करना इसे कहते हैं। मार्टिन ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी, पहले न्यूयॉर्क प्रो में, डिट्रॉयट प्रो में, और अब देखो मिस्टर ओलंपिया में, कि अब कोई इनको मना करके दिखा दे। अब आर्नो क्लासिक ना हाथों हाथ इनको, मतलब जितना ये बोलेंगे, अगर पैसे भी मांगेंगे उस चीज़ के लिए, कहेंगे भाई आ जाओ आप कम्पीट कर लो। समझ रहे हो आप, आपको मना कर दिया गया, आपने इस तरह की बाउंस बैक करके दिखाई कि अब आर्नो क्लासिक कभी भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता आपको। तो बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक हमें देखने को मिला मार्टिन का। और यहाँ पर मेरे हिसाब से गाइस इस शो के अंदर, प्राग प्रो के अंदर, मार्टिन ही इज़ गोइंग टू बी द विनर। मुझे लगता है बैटल होगी अच्छी खासी क्रिस बमस्टेड के साथ, जजेस बार बार कंपेयर करवाएंगे, मज़ा आएगा, लोगों को लगेगा क्लोज शो है, लेकिन मार्टिन इज़ गोइंग टू विन द शो। एनीवेज कुछ हो ना हो, लेकिन ये सीबम की स्टेज हिस्ट्री का एक लास्ट चैप्टर हम होता हुआ देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद अगर बात करेगा नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है निक वॉकर की। एंड निक सीम्स टू बी बैक गाइस। यस, आई मीन जिस तरह का मसल मास ये दिखाते हुए दिख रहे हैं ना अपनी रीसेंट अपडेट्स के अंदर, मतलब यहाँ पर देखो इन्होंने भी एक और पोस्ट अपलोड करा जहाँ पर ये साइड चेस्ट पोस्ट हिट करते हुए हमें दिखाई दिया। एंड ग्रेट मैन, आई मीन अनडाउटेडली गाइस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड चेस्ट पोस्ट ऑफ करेंट टाइम्स, इफ नॉट द बेस्ट गाइस। यस, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ही है। पीपल इनको बहुत ज़्यादा कॉल आउट कर रहे थे कि भाई इन्होंने साइज़ लूज़ कर दिया वगैरह वगैरह, काफ़ी स्मॉल दिखने लग गए। लेकिन अब आप देख लो यहाँ पर 2-3 हफ्तों के गैप के अंदर किस तरह से निक वॉकर दिखने लगे हैं, किस तरह से मैसिव दिख रहे हैं, किस तरह से फीकियर दिख रहे हैं। एंड यस, थोड़ा सा इन्होंने गैप लिया बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से ये ऑन गियर थे, बट द मोमेंट ही डिसाइडेड टू बी बैक, ही इज़ बैक गाइस, इवन विद अ स्ट्रॉन्गर माइंडसेट। एंड यहाँ पर क्रेजी अमाउंट ऑफ मसल मास, मतलब म्यूटेंट मसल मास ये कैरी करते हुए दिख रहे हैं। निक अब देखो प्रॉबेबली कंपीट करने वाले पिट्सबर्ग प्रो में, न्यूयॉर्क प्रो में, तो मुझे नहीं लग रहा है इस बार वो कंपीट करेंगे। हो सकता है 2-3 शोज़ में कंपीट करें, बिकॉज इन्होंने बोला भी था अपनी रिसेंट स्टोरी के अंदर कि भाई कई सारे शोज़ हैं जो मेरे माइंड में है, लेकिन पिट्सबर्ग प्रो मुझे लगता है इस बार वो कंपीट करेंगे। एंड इस वक्त दोबारा से निक के पास बहुत कुछ प्रूव करने को है। मतलब कुछ एथलीट्स हैं जिनके लिए ना देखो ज़िंदगी आसान नहीं होती। आप कितना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दो, कितना ज़्यादा अच्छे से अपने आप को प्रूव करो, उसके बाद भी लोग आप पे उंगली उठाने से नहीं रुकते। तो निक एक ऐसा एथलीट है जिनको हमेशा आंसरेबल होना पड़ता है, जिनको हमेशा आंसर करना पड़ता है लोगों को, और इस बार भी इनको यही करना है। टेक्निकली इट्स लाइक लोगों के मुंह फिर से बंद करने हैं। अब देखो काइली विल्किंस के साथ इन्होंने जब ट्रेन करना स्टार्ट करा, जो इन्होंने अपने न्यू कोच को बताया, एक नई अप्रोच के साथ ये इस बार टेक्निक के साथ ट्रेन कर रहे होंगे, तो काफ़ी लोग इस बात में भी निक के पीछे बढ़ गए कि भाई आपने किसी रिनोन्ड कोच को क्यों नहीं लिया, माइलोस के साथ वर्क क्यों नहीं करा, स्टेफन किन्सो के साथ वर्क क्यों नहीं करा, पिटोर के साथ वर्क क्यों नहीं करा। बट आई बिलीव गाइस इनको पता है ये क्या कर रहे हैं। ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। क्योंकि कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको खुद के बारे में पता होता है कि भाई मुझे एक ऐसे रिनोन्ड कोच नहीं चाहिए, मुझे ऐसे कोच चाहिए जो मुझ पर टोटली अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ फोकस कर सकें, मेरी इंप्रूवमेंट्स पे वर्क कर सकें, मेरी वीकनेसेस को हाइड करने में, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, उन सब चीज़ों पे मेरे साथ काम कर सकें। और इस तरह की चीज़ को निक समझते थे, निक ने यही चीज़ को प्रायोरिटी दी। निक ने ज़रूरी समझा एक ऐसे कोच के साथ वर्क करना जो कि इतनी ज़्यादा एथलीट्स को ट्रेन नहीं कर रहा हो, बल्कि उनके पास सबसे बड़ा एथलीट वही हो। तो आई थिंक एक बहुत अच्छी अप्रोच है, सेंसिबल अप्रोच है। काफ़ी सोच समझ के निक ने इस अप्रोच को लिया हुआ। अब देखते हैं निक का ऑफ सीजन कैसे जाता है और कब ये अनाउंस करते हैं दोबारा से compete करने को, और किस तरह का पैकेज हमें इनका देखने को मिलता है स्टेज पर। एनीवेज गाइस, और ज़्यादा अपडेट्स हैं। मैं सोच रहा था अब लंबा वीडियो और ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अपडेट्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब सच बताऊँ तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, तबीयत बहुत ख़राब सी लग रही है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर देगा गाइस। आई रियली होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।